Hello everyone. In today's video, I'll be explaining you one of the judgment that is GS Dhara Singh versus EK Thomas and others. ठीक है, ये 1988 की जजमेंट है. इसमें सबसे पहले हमें रिस्पोंडेंट्स का पता होना चाहिए कि रिस्पोंडेंट्स कौन है. ठीक है, रिस्पोंडेंट्स जनरल सेक्रेटरी जो है वो रिस्पोंडेंट 3 है, रिस्पोंडेंट 4 प्रेसिडेंट है, रिस्पोंडेंट 1 जो है 2 जो है वो दोनों वर्कर्स हैं और उसके साथ 3 और भी हैं वर्कर्स. ठीक है, एम्प्लॉयज़ हैं और उनके नाम मैंने यहाँ पे नीचे मेंशन कर रखे हैं. तो ये जो लोग हैं ये सारे ही एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं इनके फैक्ट्स में, इस जजमेंट में. ठीक है, तो नाउ कमिंग अप टू द फैक्ट्स. अब फैक्ट्स कैसे हैं? हुआ यूँ था कि 1963 में एक एग्रीमेंट हुआ था ग्रेचुइटी फंड से रिलेटेड, जिसमें 10 पैसे पर रुपये कटे जा रहे थे, मतलब कि डिडक्ट हो रहे थे. ठीक है, सेकंड एग्रीमेंट एक हुआ था जो कि एक्सीडेंट बेनिफिट के पर्पस के लिए हुआ था. उसके लिए भी 10 पैसे जो थे पर रुपये ट्रेड यूनियन जो था वो डिडक्ट कर रहा था अक्टूबर 1973 से. ठीक है, अब होता क्या है, मिसमैनेजमेंट होता है. तो मिसमैनेजमेंट जब होता है तो ऑब्वियसली जो वर्कर्स थे दे वर अनेबल टू एक्सप्रेस देयर ग्रीवियंसेस, और ना ही कोई मीटिंग हुई थी, ना ही कोई एक कुछ भी फॉर्मेलिटीज़ हुई थी. और वो ऐसे ही जो जिसका क्या कहते हैं प्रेसिडेंट जो था, दैट इज़ रिस्पोंडेंट 4. ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिसमैनेजमेंट करते हुए अपना सारा जो भी फंड था, ठीक है, जितना भी फंड था उन्होंने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में डाल लिया. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एक मेजर मिस्टेक कर दी जिसके कारण उनके अगेंस्ट सब लोग चले गए, सारे वर्कर्स चले गए थे. और 85 वर्कर्स जो थे ट्रेड यूनियन के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रेड यूनियन ही छोड़ दी. ठीक है, तो उन्होंने ट्रेड यूनियन ही छोड़ दी. मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स एंड डिड नॉट कॉल एनी जनरल बॉडी मीटिंग एंड वर्कर्स कुडंट वेंटिलेट देयर ग्रीवियंसेस रिगार्डिंग द मिसमैनेजमेंट. तो इसीलिए उन्होंने जो क्या कहते हैं ट्रेड यूनियन था उसको छोड़ दिया. 85 वर्कर्स जैसे मैंने बताया उन्होंने छोड़ा, प्लस 1 और 2 रिस्पोंडेंट जो थे उनके साथ 3 और मेंबर्स थे, उन्होंने भी जो क्या कहते हैं ट्रेड यूनियन थी वो छोड़ दी 1976 में, और अपनी एक अलग ही सेपरेट यूनियन बना ली और उसको रजिस्टर करवा लिया ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत. अब क्या हुआ था, 5 जो सूट, अब पिटिशनर्स कौन थे जिन्होंने सूट फाइल करी, सॉरी प्लेंटिफ कौन था. अब प्लेंटिफ्स कौन थे, यहाँ पे 5 सूट्स फाइल करी गई थी. जो रिस्पोंडेंट 1 और रिस्पोंडेंट 2 थे उन्होंने अलॉन्ग विद XYZ. ठीक है, मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में ही आपको इंडेक्स दिखा दिया था, तो आप उसमें से सारा नोट डाउन कर लेना. देन अब इसको आगे मैं फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ. यहाँ पे हुआ यूँ कि 5 सूट्स फाइल कर दी गई और उन्होंने क्लेम क्या क्या किया वो यहाँ पे मेंशन्ड है. 3000 रुपीज़ उन्होंने क्लेम किए. फ्यूचर इंटरेस्ट जो था 6% पर एनम उन्होंने क्लेम किया वर्कर्स ने कि आपने मिसमैनेजमेंट किया है, और 2 एग्रीमेंट्स हुए थे उसके बेसिस पे 10 पैसे पर रुपये आप काट रहे थे हमारे वेजेस में से, और फिर भी आपने कुछ हमें प्रोपोर्शनेट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया फंड्स का. वेयर इज़ द फंड. ठीक है, उनका मेन क्वेश्चन ये था कि फ़ंड कहाँ गया. तो अब हुआ यूँ कि कंटेंशंस जो थे पिटिशनर के वो क्या थे, कंटेंशंस यही थे पिटिशनर के दैट हु वाज द प्रेसिडेंट and the treasurer of the trade union resisted the suits and contended that since the plaintiff has resigned and ceased to be members of trade union, they had no right to claim the refund of the sums due to them out of the funds of the trade union, and that the suits were not maintainable in the civil court in the view of provisions of gratuity act and workmen's compensation act. अब इन दोनों एक्ट्स के तहत पिटिशनर का ये कहना था. पिटिशनर यहाँ पे अब कौन है, ऑब्वियसली रिस्पोंडेंट 4 है जो प्रेसिडेंट है. उसने बोला, जिसने पर्सनल बैंक अकाउंट में अपने सारा फंड जो था वो अपने डाल लिया था, तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपको कोई प्रोविजंस नहीं प्रोटेक्शन दे रहा है, ना ही आपके पास कोई राइट है क्लेम करने का रिफ़ंड, एंड देयरफॉर आप किसी भी तरह से ये जो सूट्स हैं वो मेंटेनेबल ही नहीं हैं सिविल कोर्ट्स में. ठीक है, दोनों ही एक्ट्स के तहत, दोनों ही एक्ट्स की प्रोविजंस जो है उनके बेसिस पे आप कह ही नहीं सकते हो कि आपको क्या कहते हैं कोई क्लेम मिलना चाहिए या फिर कुछ भी. ठीक है, तो सूट्स वर ट्राइड टुगेदर. अब सूट्स जो थे दोनों ही, सारे 5 सूट्स थे ना, तो पाँचों के पाँचों एक साथ ट्राई करे गए थे और प्रीलिमिनरी डिक्री आ गई थी मुंसिफ कोर्ट से, जिसने कहा कि directing them to render on account of amounts received by them, and further directed that each of the plaintiff was entitled to get the proportionate benefit. ठीक है, proportionate share मिलना चाहिए, basically in favor of the workers.
जो वर्कर्स थे उनके फेवर में डिसीजन आ गया। उसके बाद क्या हुआ, अपील फ़ाइल करी गई, ठीक है। अपील फ़ाइल किसने करी? ऑब्वियसली पिटिशनर ने करी। तो अपील जब पिटिशनर ने फ़ाइल करी तो क्या हुआ, एडिशनल सब जज के पास करी थी। पिटिशनर के साथ साथ रिस्पॉन्डिंग 3 ने भी करा, जनरल सेक्रेटरी जो है, ठीक है। अब अपील जो थी वो किसके पास गई? एडिशनल सब जज के पास, ठीक है। इट वाज हेल्ड दैट पिटिशनर एंड रिस्पॉन्डेंट 4 had received the management amount on behalf of the workmen, but held that the plaintiff were not entitled to any decree at the hand of civil court, since the suits were not maintainable in view of the provisions of the Payment of Gratuity Act 1972 and Workmen's Compensation Act 1923। अब इसमें यही कहा गया, इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दैट प्लेंटिफ्स जो थे, 5 के 5 प्लेंटिफ्स जो थे उनकी सूट्स जो है वो एंटाइटलमेंट ही नहीं है, मेंटेनेबल ही नहीं है दोनों ही एक्ट्स में। तो ये डिक्री पास कर दी गई थी। उसके बाद रिस्पोंडेंट 1 एंड 2 वर्कर्स जो थे और उसके साथ 3 अदर्स, वो सारे कहाँ गए? हाई कोर्ट में गए, केरला हाई कोर्ट में। फिर उन्होंने अपील फाइल करी, जिन्होंने सेट असाइड कर दिया ऑर्डर, ठीक है, जो जजमेंट पास करी थी, एंड डिक्री पास बाय द फर्स्ट एपिलेट कोर्ट। फर्स्ट एपिलेट कोर्ट ने जो जजमेंट पास करी थी उसको उन्होंने सेट असाइड करते हुए जो ट्रायल कोर्ट, जो कि मुंसिफ कोर्ट है, उसकी जो जजमेंट थी उसको एक्सेप्ट किया और रिस्टोर किया, ठीक है।